स्टार्ट रीडिंग। जिसके पास टेक्स्ट बुक है रीड करना स्टार्ट करो जरा। स्टार्ट। Tanmay, do you have textbook with you? Nikita, do you have textbook? Yes. Start reading. Sky wave propagation. When radio waves from a transmitting antenna reach the receiving antenna after reflection in the ionosphere, the wave propagation is called sky wave propagation. बेटा स्पेस वेव पढ़ना है पहले, हमने स्पेस वेव किया नहीं है अभी तक। Space wave, when the radio waves from the transmitting antenna reach the receiving antenna, either directly along a straight line or after reflection from the ground or satellite or after reflection from troposphere, the wave propagation is called space wave propagation. The radio waves. Wait, Nikita. As you can see from your textbook, if you want to look into the picture, page number 236, there is a diagram of Earth and there is a diagram of atmosphere. Just look at the PDF if you people have. अगर आपके पास PDF है या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जरा पेज नंबर 236 का डायग्राम नंबर 13.3 देखो. Are you people looking at that? Yes. Yes. So, what is space wave propagation? स्पेस वेव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि अगर आपका जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो ट्रोपोस्फियर में है, हम लोग ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, वी लिव इन अ ट्रोपोस्फियर, हमसे हमारे सर के ऊपर से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आता है दैट इज अबव 50 किलोमीटर्स, उसके ऊपर थर्मोस्फियर आता है विच इज ऑल अराउंड 690 किलोमीटर्स, एंड लास्ट में देयर इज एन एक्सोस्फियर विच इज 10,000 kilometers, okay, which have a range of 10,000 kilometers. So हम लोग सब ट्रोपोस्फियर में रहते हैं. तो अगर आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों जो है वो ट्रोपोस्फियर में है, जैसे कि हमने कल डायग्राम बनाया था, याद है? There was an antenna of high touch, receiving antenna of high touch and transmitting antenna of high touch. तो वो दोनों के दोनों 20 किलोमीटर से तो कम ही उनका हाइट है, तो वो दोनों के दोनों ट्रोपोस्फियर में है. तो जब हमारा रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है ऐसे, और अगर वो ग्राउंड के अंदर नहीं, अगर सिर्फ ग्राउंड के सरफेस को टच करके वो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीविंग एंटीना के पास जा रहा है, तो वी से सच रिफ्लेक्शन एज स्पेस वेव प्रोपगेशन, उसको हम स्पेस वेव प्रोपगेशन बोलते हैं. समझ में? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में वो अंदर जाकर बाहर आता है, ट्रांसमिटिंग से अंदर जाएगा ग्राउंड में और बाहर की तरफ आएगा. बट स्पेस वेव में क्या होता है, वो सिर्फ ग्राउंड को टच करेगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन. ग्राउंड वेव में आपका सिग्नल अंदर जाएगा और फिर रिसीविंग के पास जाएगा, बट स्पेस वेव में ऐसा नहीं होता. स्पेस वेव में वो ग्राउंड को सिर्फ हल्का टच करेगा या फिर नहीं टच करेगा और रिसीविंग के पास जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा? आर यू पीपल क्लियर? बोलो. Yes. Yes. सो जब आपका रिफ्लेक्शन और जब आपका सिग्नल्स सिर्फ स्पेस में ही रहकर, स्पेस इन द सेंस आपके आजू बाजू में ही रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग के पास जाता है, तो वी से सच प्रोपगेशन है स्पेस वेव प्रोपगेशन. स्काई वेव और स्पेस वेव में क्या डिफरेंस है? स्पेस वेव में हमारे आजू बाजू से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस रिसीविंग के पास जाता है. स्काई वेव में वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहां टकराएगा, एंड सैटेलाइट जो हमने वहां पे लगाई है वहां की सैटेलाइट से टकराएगा और फिर रिसीविंग के पास जाएगा. तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड स्काई वेव. ग्राउंड वेव में वो ग्राउंड के आकर रिफ्लेक्ट होगा, स्पेस वेव में वो आपके आजू बाजू में ही रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग के पास जाएगा. यू पीपल, वी पीपल लिव इन अ ट्रोपोस्फियर, मतलब अगर वो ट्रोपोस्फियर में रिफ्लेक्ट होकर एंटीना के पास जा रहा है, रिसीविंग एंटीना के पास, वी से इट इज अ स्पेस वेव प्रोपगेशन. और अगर वो एटमॉस्फेयर में जाकर ऊपर सैटेलाइट से टकरा कर रिसीविंग के पास जा रहा है, वी से इट इज अ स्काई वेव प्रोपगेशन. समझा सबको? व्हाट इज स्पेस वेव एंड व्हाट इज स्काई वेव? Yes.
Yes. तो अगर किसी ने आपको पूछा आप एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में रहते हो, तो व्हाट इज द आंसर? Troposphere. Troposphere. Yes, you people live in a troposphere. Okay. So ये definitely आयोनोस्फीयर से थोड़ा सा ऊपर होता है. आयोनोस्फीयर उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज आयोनोस्फीयर इज योर हायर लेवल एटमॉस्फेयर. इट इज कॉल्ड एज आयोनोस्फीयर. इट इज बिकॉज कि उसमें चार्जेस देखने के लिए आयंस मिलते हैं, देखने के लिए फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर रेंज में, इसीलिए उसको आयोनोस्फीयर ऐसा नाम दिया गया है. आयोनोस्फीयर को क्रॉस कर पाना इतना इजी नहीं है. वो चार्जेस की वजह से जो भी चीज अंदर आने की कोशिश करती है या बाहर आने की कोशिश करती है, वो चार्जेस की एनर्जी से वो जल जाती है. सो वहां पर आयंस प्रेजेंट होने की वजह से उसको आयोनोस्फीयर का नाम दिया गया. ओके, गो अहेड निकिता. Radio waves with frequency greater than 30 megahertz can pass through the ionosphere 60 km to 1000 km after suffering a small deviation. Hence, this wave cannot be transmitted by space wave propagation except by using a satellite. Also, for TV signals which have high frequency, transmission over long distance is not possible by means of space wave propagation. The maximum distance over which a signal can reach is called its range. For larger TV coverage, the height of the transmitting antenna should be as large as possible. This is the reason why the transmitting and receiving antennas are mounted on top of high-rise buildings. Go ahead. ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि why they ask you for mounting an antenna on the roof of your buildings. Go ahead. Range is the straight line distance from the point of transmission, the top of the antenna, to the point on Earth where the wave will hit while traveling along a straight line. Range is shown by D in figure. वैसे डेरिवेशन भी रीड करना है. नहीं, डेरिवेशन मैंने आपको कल सिखा दिया है. Go ahead with skywave propagation directly. Skywave propagation, when radio waves from a transmitting antenna reach the receiving antenna after reflection in the ionosphere, the wave propagation is called skywave propagation. Okay, wait. Now, when I was talking about space wave propagation, तो सारा reflection कहाँ पर हो रहा था? Where it was taking place? What is the answer? Troposphere. Troposphere. Place where we stay. और वहीं पर if I talk about the skywave propagation, the reflection is from Ionosphere. the ionosphere. Ionosphere. We set a satellite there. Transmitting antenna से satellite पे हमारा सिग्नल जाता है और सैटेलाइट उसको रिफ्लेक्ट बैक करके रिसीविंग एंटीना पर भेजता है. इसको नॉर्मली हाई ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जैसे कि आप लोग टेलीविजन में ये देखते हो, चैनल्स देखते हो, नेशनल चैनल्स की बात कर रही हूँ मैं, लोकल चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ. लोकल चैनल्स के लिए आपका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज किया जाता है. सो नेशनल चैनल्स जैसे कि स्टार प्लस हो गया, कार्टून नेटवर्क हो गया, ये जो चैनल्स है इनका ट्रांसमिशन स्काईवे प्रोपगेशन के हेल्प से किया जाता है बाय यूजिंग अ सैटेलाइट. ओके, गो अहेड. The sky waves include waves of frequency between 3 megahertz to 30 megahertz. These waves can suffer multiple reflections between the ionosphere and the Earth. Therefore, they can be transmitted over large distances. Critical frequency. It is the maximum. It is the maximum value of the frequency of radio wave which can be reflected back to the Earth from the ionosphere when the waves are directed normally to ionosphere. Now wait, Nikita. Wait. What is critical frequency? Keep it in mind. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आपका आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट बैक करेगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे. मतलब अगर आपके आयनोस्फीयर के रिफ्लेक्ट बैक आपने फ्रीक्वेंसी भेजी 30 मेगाहर्ट्ज, ओके, 30 मेगाहर्ट्ज के बाद अगर आप 35 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अगर आप भेज रहे हो आयनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, तो वो नहीं करेगा. सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक करवा सकते हो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी समवेयर रिलेटेड टू एनर्जी. अगर आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वेव है, आपने 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को वेव को अगर आपने भेजा, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो वेव है वो आयनोस्फीयर से सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा. सो देयर इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको आप आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक करवा सकते हो, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा?
समझा स्टूडेंट्स व्हाट आई सेड? Yes. Yes. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्किप डिस्टेंस. जरा ये स्किप डिस्टेंस का जोन बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रही हूँ. ठीक है, होता क्या है, व्हाट इज स्किप डिस्टेंस जोन? आपने समझो कहीं पर एक एंटीना लगा दिया, यू हैव पुट एन एंटीना समवेयर. ठीक है, अब उस एंटीना से कुछ डिस्टेंस ऐसा होगा कि मतलब जब आपने वो सिग्नल सेंड किया, व्हेन यू आर सेंडिंग दैट सिग्नल, और वो सिग्नल जब रिटर्न बैक आएगा रिफ्लेक्ट बैक होकर, तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा कि उसमें जब वो फ्रीक्वेंसी रिटर्न बैक आएगी, उस पर्टिकुलर कवरेज में वो नहीं जाएगी, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो नहीं जाएगी. मतलब आपको उसको इस एंगल में भेजना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को, अपनी वेव को इस एंगल में भेजना पड़ेगा कि वो उस डिस्टेंस को क्रॉस कर जाए. अगर उस डिस्टेंस को वो क्रॉस नहीं करती है तो आपका वेव रिफ्लेक्ट बैक तो होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, बट आपका रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव नहीं कर पाएगा. सो वो जोन जिसमें आपका वेव जा तो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहा है, बट रिसीव नहीं हो रहा है, ऐसे जोन को हम स्किप जोन बोलते हैं या स्किप डिस्टेंस जोन बोलते हैं. मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि मेरे ट्रांसमिटिंग एंटीना ने ट्रांसमिट कर दिया वेव, वो मेरे सैटेलाइट तक पहुंच गया, सैटेलाइट ने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, बट रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद वो कुछ ऐसे एंगल से रिटर्न बैक आया कि मेरा रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव ही नहीं कर पाया. मतलब वो जो डिस्टेंस है वो उस जोन से बाहर आया है, या फिर बोल सकते हो कि वो एक ऐसे जोन में आकर गिरा रिफ्लेक्ट बैक होकर जहां पर आपका रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव ही नहीं कर पाया. सो ऐसे जोन को, ऐसे डिस्टेंस को भी से इट इज अ स्किप जोन डिस्टेंस, कि जहां पर रिफ्लेक्ट बैक तो होगा बट रिसीव नहीं होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्टूडेंट्स, यस और Yes. Yes. नाउ हाउ विल यू डिफाइन द स्किप जोन डिस्टेंस? देखो, जब आप एक एंटीना लगाते हो ना, तो एंटीना के आसपास जो भी एंटीना आपने लगाया है, उस एंटीना के आसपास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, बहुत ज्यादा लेस डिस्टेंस होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा होता है जिसमें आपका वेव अगर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो आपका एंटीना उसको रिसीव नहीं कर पाएगा. तो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है वो रिफ्लेक्ट बैक तो हुआ है बट रिसीव नहीं हो रहा है, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम स्किप जोन डिस्टेंस बोलते हैं, जहां पर सिग्नल आया तो है पर रिसीव नहीं हुआ है. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes. 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 ओके, रीड, गो अहेड निकिता. Skip distance or zone. It is the shortest distance from a transmitter measured along the surface of the earth at which a skywave of fixed frequency greater than critical frequency will be returned to the earth so that no sky waves can be received within the skip distance. समझ में आया? मीन्स इट इज रिटर्न टू द अर्थ एंड दिस फ्रीक्वेंसी, एंड ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब हमारा फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है, और अगर आपने वो डिस्टेंस के अंदर किसी मतलब एक गलत एंगल से आपने ट्रांसमिशन किया तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है. तो ये जो स्किप डिस्टेंस जो है, ये एक ऐसा डिस्टेंस है, ये एक ऐसा शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस है आपके एंटीना के आजू बाजू का, कि जिसमें जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे वो रिफ्लेक्ट बैक तो होगा किसी तरीके से, पर अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है पर वो रिसीव नहीं होगा. सो रिफ्लेक्ट बैक होने में और रिसीव होने में डिफरेंस है. समझ? जैसे आपने कहीं पर एक बॉल फेंक दिया, आपका फ्रेंड किसी एक जोन में खड़ा है, आपने फेंक दिया, वो बॉल वापस रिटर्न बैक तो आ रहा है पर वो आपका फ्रेंड कैच नहीं कर पाया, तो रिफ्लेक्शन तो हुआ पर कैचिंग नहीं हो पाई. सो दिस इज हाउ इट गोस. तो ये वो डिस्टेंस है जिसमें रिफ्लेक्शन तो होगा पर कैचिंग नहीं हो पाएगी. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? Yes. 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 जैसे कि अगर आप लोगों ने मैच वगैरह में ऑब्जर्व किया होगा, आई डोंट रियलाइज द फिनोमिना ऑफ क्रिकेट, मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो लोग देखते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि जब एक जो भी कैच करता है बॉल को, वो कैच करना कब इजी होता है? जब बॉल बॉडी के एकदम क्लोज से गिरती है या बॉडी से थोड़ा दूर गिरती है? Close. Close. डू यू रियली फील दिस?
जब आपका बॉल एक एंगल पे गिरता है, मुझे लगता है तब ज्यादा कैचिंग इजी होती है एज कम्पेयर टू बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन गिरने से। Yes. क्योंकि जब वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो भी कैच है वो हाथ से मिस हो सकता है। मुझे नहीं पता, आई एम आस्किंग यू द फिनोमेना बिहाइंड इट। You people are more, you have more knowledge towards it. I don't know. I am talking in the terms of physics. What do you people experience? तुम लोग तो काफी मैच देखते हो, बताओ। Who observe match? बहुत बॉयज देखते होंगे ना। नहीं, इसमें नहीं दिखता। शुभम नहीं देखता, विराज तो देखता होगा, है ना विराज? No. You don't observe match? Oh my god, मतलब यहाँ हमारे क्लास के बॉयज मैच ही नहीं दिखते, या कोई मैच फैन नहीं है? How is it possible like this? Unacceptable है। गर्ल्स में कोई मैच देखता है? जरूरी नहीं है बॉयज Yes, देखे, इट्स ma'am. नॉट। कौन देखता है? Yes, ma'am. अरे बाबा, उल्टे उल्टी जगह पे आ गई मैं। यहाँ के बॉयज मैच नहीं देखते, गर्ल्स देखती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या ऑब्जर्व किया है? कैच कौन सा अच्छा होता है? एंगल पे गिरता है वो वाला, या जो स्ट्रेट लाइन में आगे गिरता है वो वाला? एंगल पे। एंगल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एंगल पे गिरता है वो ज्यादा इजी होता है। ओके, सो जस्ट इसीलिए बोलना था, ये इसीलिए समझा रही थी मैं कि स्किप जोन डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस जिसमें अगर आपका सिग्नल एक रेंज के अंदर गिरता है तो वो रिसीव नहीं हो पाता प्रॉपरली। दैट्स ऑल। ठीक है, बॉयज लोग मैच नहीं देखते, ये थोड़ा शॉकिंग था। बैच थोड़ी अलग है हमारी। लेट्स गो अहेड निकिता। अच्छा, आप लोगों को स्किप जोन डिस्टेंस समझा? Yes. Yes. यस। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज स्किप जोन डिस्टेंस, तो बोलने का रिफ्लेक्ट बैक तो होगा। ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंटीना के आजू बाजू का जिसमें रिफ्लेक्शन बैक तो होगा, पर मेरा एंटीना उस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो मुझे उस डिस्टेंस का दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाहर की तरफ गिरे। मतलब मैं वो सिग्नल को बाहर, मेरा जो भी रिसीविंग एंटीना लगाऊं, मैं उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाहर की तरफ लगाऊं। अगर मैंने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर मेरे रिसीविंग एंटीना को लगा दिया तो मेरा रिसीविंग एंटीना सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। तो वो डिस्टेंस का मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरे ट्रांसमिटिंग एंटीना से 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, मतलब ऑल अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर मुझे रिसीविंग एंटीना नहीं लगाना है। वो पर्टिकुलर 1 किलोमीटर को छोड़कर ही बाहर की तरफ मुझे रिसीविंग एंटीना लगाना है। अगर मेरा स्किप जोन डिस्टेंस 1 किलोमीटर का अंदर का है और मैंने मेरा रिसीविंग एंटीना को उस 1 किलोमीटर के अंदर लगा दिया, तो जब वेव रिफ्लेक्ट बैक होगा मेरा रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। सो ये 1 किलोमीटर जो है जिसके बाहर ही हमको हमेशा रिसीविंग एंटीना लगाना है, उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम स्किप जोन डिस्टेंस बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। 1 किलोमीटर मैंने एक एग्जांपल दिया, समझा व्हाट आई सेड? Yes. इसलिए करते हैं। Okay, let's go ahead with the introduction to communication system. Introduction to communication system. Communication is exchange of information. Since ancient times, it is practiced in various ways. Example, through speaking, writing, singing, using body language, etc. After the discovery of electricity in the late 19th century, human communication system changed dramatically. Modern communication is based upon the discoveries and inventions by a number of scientists like Jagdish Chandra Bose in 1858 to 1937, S.F.B. Morse in 1791 to 1872, G. Marconi 1874 to 1937, and Alexander Graham Bell 1847 to 1922 in the 19th and 20th centuries. In the 20th century, we should send messages over large distances using analog signals, cables, and radio waves. With the advancements of digitation technologies, we can now communicate with the entire world almost in real time. The ability to communicate is an important feature of modern life. We can speak directly to others all around the world and generate vast amount of information every day. Here we will briefly discuss how communication system work. A communication system is a device or a setup using transmission and reception of information from one place to another. Now wait, see, you all people know about the communication progress, okay? Like earlier we used to be like कि
पोस्ट भेजना है या लेटर भेजना है, सो इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग डील अर्लियर। लाइक अगर आपको कहीं का कुछ एक इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करना है तो वो 1 महीना आपको पहले भेजना पड़ेगा, तो ही वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास ऑन द टाइम पहुंचेगा। बट नाउअडेज वी आर सो फास्ट एंड फ्यूरियस दैट we have our own telecommunication system and we can kahin pe bhi khade hoke we can have one call and things will be done. So of course many great scientists are responsible for this communication system. Next is what is communication? Communication is just an exchange of ideas by any of the way. Okay, now we are going to discuss in detail that how communication takes place, what is the process, how it goes. Already I have explained you that how our electromagnetic waves are transmitting our energy from one point to another point. Like when I'm speaking, I've already told you about the frequency modulation wave, that when I'm speaking, the energy that I'm emitting is very small, that cannot be reached to you without any transmission of I can say electromagnetic wave. When I'm speaking here, तो मेरा जो फोन है मेरे एनर्जी को रिसीव कर रहा है, उसको रिसीव करके एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बिठा रहा है, और जितने भी यहाँ पर कनेक्शंस है जूम पर मेरे साथ, जितने भी फ्रीक्वेंसीज मेरे साथ सेट है, जितने भी अकाउंट्स मेरे साथ, जो अकाउंट्स है दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, जितने भी एड्रेस सिग्नल्स मेरे साथ अटैच्ड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर एक एड्रेस सिग्नल पर डिवाइड होकर पहुंच रहा है। ओके, और किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी मेरे सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो कम है, हर किसी के पास ऐसे पहुंच रहा है जैसे मैं सिर्फ उसी के लिए बोल रही हूँ। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ हाउ इट गोज before, when you see, when we are for me I am speaking and for you people are listening me, but there are many processes in between which is taking place for this particular process to take place. And what are that processes that you're going to study in short, not in details. In short, you're going to study about it. Detail mein tab padhoge when you'll do engineering and communication, and when you will be working with this particular field. Okay, so let's move ahead. Wait, Nikita, I'll tell someone else to read. We'll read. Ria, you have textbook with you? No, ma'am. PDF. Okay. Jocelyn, do you have textbook with you? No, ma'am. I have PDF. Okay. Who is having textbook with them? Bhushan, do you have textbook with you? Yes, ma'am. Go ahead. Elements of a communication system. There are three basic elements of every communication system. First, transmitter. Second, communication channel, and third, receiver. Wait, Bhushan. Now there are three basic elements which are used in the communication system. First is the transmitter. अभी तक काफी डिस्कस किया है ट्रांसमीटर के बारे में. ट्रांसमीटर इज समथिंग दैट ट्रांसमिट्स द एनर्जी, जो ट्रांसमिट करने वाला है, जो आगे की तरफ स्टार्ट करने वाला है, प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला है. नेक्स्ट इज लाइक माय सेल फोन इज अ ट्रांसमीटर. वही है मेरा जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर है, और आप सब रिसीवर्स हो. जब आप बोलते हो तो आप लोग आप में से जो भी बोलता है वो ट्रांसमीटर होता है और हम रिसीवर होते हैं. सो दिस इज हाउ दिस टू वे चैनल गोज अहेड. सो वन इज द ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट्स. सेकेंड इज द कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है किसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द communication channels. Okay, our Zoom platform is the communication channel, and receiver is the one who receives the signal. Communication channel can be of any type. It can be wireless or it can be with the help of wires. For example, if I'm talking on a landline, तो वहां पर जो communication channel होता है that is your wires. Okay, so transmitter, communication channel and receiver, this is the basic element जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो ट्रांसफर करने में हेल्प करने वाला है, और जो रिसीव करने वाला है. समझ में आया व्हाट आई सेड? क्लियर? ओके, जस्ट लुक एट द डायग्राम ऑफ ऑन पेज नंबर 238 ऑफ योर टेक्स्ट बुक 13.6. आर यू पीपल लुकिंग एट द डायग्राम? देख रहे हो? जो लोग पीडीएफ में है वो भी जरा गो थ्रू करो. अच्छा हाँ, कुछ लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, मुझे याद आया.
Can you people look at the diagram? दिख रहा है diagram आप लोगों को? Yes. Okay, just look at the communication system of your diagram. How it goes. This is where your information, the first part. एक मिनट हाँ. Can you people look at it now? दिख रहा है? Have a screenshot of it. Have a screenshot if you don't have PDF. ले लिया सबने? Yes. Okay. Just look at the diagram now. The system that is going on, just look at the diagram. First, what it is written, क्या लिखा है पहला? सबसे पहला क्या है? In the block diagram, just look at the block diagram and tell me. What is the first part? Information source. Information source. Information source. This is that source from where your signal is just starting. जहाँ से वो signal, जहाँ से वो information निकलने वाला है. Okay. Next is what? What is there? Transmitter. Transmitter. जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को. Like I am the information source. I released the signal. I released the message. मेरे मैसेज को ट्रांसमीटर ने रिसीव कर लिया. Now what it is going to do? ट्रांसमीटर मेरे लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाएगा और आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा. नेक्स्ट क्या है? Channel. Now that channel can be a wireless system or it can be a wire system. So what we are using? What type of we are using? Wireless. Wireless. Next क्या है? Receiver. Now आप लोगों का phone is the receiver when I'm speaking. I am information source. Your Zoom platform is the transmitter. Your mobile phone is the transmitter, which is using a Zoom platform, which is using a Zoom channel, and then it is transferring that signal to the receivers. That is you people. Okay. After receiving also, आपको सीधा आपको नहीं मिल जाता मैसेज. वो क्या करता है? उसने उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाया है ना, उसको डीमॉड्यूलेट करता है. पहले उसने मॉड्यूलेट किया मतलब पहले उसने उसको बिठाया, उसके बाद वो डीमॉड्यूलेट करेगा. डीमॉड्यूलेट करना मतलब वापस से वो जो सिग्नल को उसने उस पर बिठाया था उसको वहां से वो निकालेगा और फिर वो आपको देगा. समझा व्हाट आई सेड? समझा स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes. Yes. तो इंफॉर्मेशन सोर्स मैसेज देगा, उस मैसेज को ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाएगा. जो भी चैनल आप यूज कर रहे हो उस चैनल के थ्रू वो आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा. रिसीवर उसको रिसीव करेगा. रिसीवर का काम सिर्फ रिसीव करना नहीं है, उस मैसेज को वापस डीमॉड्यूलेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीमॉड्यूलेट करना है. डीमॉड्यूलेट मतलब उसको पूरे पहले जैसा बनाना है. उसको बनाने के बाद वो आपको देगा. समझा? क्लियर हुआ कैसे होता है? Yes. Yes. कभी कभी बीच में जाते वक्त चैनल में जब आपका सिग्नल पास हो रहा है तो बीच में देयर आर सम नॉइजेस व्हिच आर इन्वॉल्व. जैसे कि आजू बाजू के एटमॉस्फेयर से कुछ नॉइजेस इन्वॉल्व हो जाती है, या बारिश हो रही है तो आपका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है. मतलब मैं यहाँ से बोल रही हूँ पर आप तक पहुंचा ही नहीं, तो वो सारी नॉइजेस चैनल में इन्वॉल्व हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस. समझे? What is it? Yes. Yes. Okay, Yes. go ahead. Whoever was ready. In a communication system, the transmitter is located at one place and the receiver is at another place. The communication channel is a passage through which signal transfer in between a transmitter and a receiver. This channel may be in the form of wires or cables or may also be wireless depending on the types of communication systems. There are two basic modes of communication: point-to-point communication and broadcast. In point-to-point communication, Wait. Point to point communication and broadcast डिफरेंस क्या है? पॉइंट टू पॉइंट में है, मैं अकेला ट्रांसमीटर है और अकेला रिसीवर है. मतलब मैं अगर एक सिंगल पर्सन को कॉल कर रही हूँ तो इट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. ठीक है, यहाँ से मैंने बोला, वहां से उसने रिसीव किया. ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन का कैसा है? एक ट्रांसमिट कर रहा है और बहुत सारे लोग रिसीव कर रहे हैं. जैसे व्हेन आई एम स्पीकिंग हियर, व्हाट डू यू थिंक? इट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन? इज इट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन? नो, इट इज अ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. जहां पर एक बोलने वाला है और बहुत सारे रिसीव करने वाले हैं, या एक ट्रांसमिट करने वाला है और बहुत सारे रिसीव करने वाले हैं.
दैट इज अ ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन. समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. ओके, गो अहेड. In point-to-point communication mode, communication takes place over a link between a single transmitter and a receiver. Example, telephony. In the broadcast mode, there are large numbers of receivers corresponding to the signal transmitter. Example, radio and television transmission. Commonly used term. Okay, now let's discuss about commonly used term in the communication system. First, I'll explain you all of them and then we will go ahead with the reading part. First is what is signal? See, क्या होता है? What is signal? Signal is something by which you transfer your energy. Okay, so how you will define it? So whenever I'm speaking something over here, जो भी मैं बोल रही हूँ वो पहले आपका जो भी फोन है वो रिसीव कर रहा है, मतलब मेरा जो भी फोन है वो रिसीव कर रहा है, रिसीव करके वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठा रहा है और फिर आगे की तरफ सेंड कर रहा है. मींस कन्वर्टिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी अ सिग्नल. ओके, मैं जो भी बोल रही हूँ वो एक वेव है, उस वेव को मेरे फोन ने रिसीव किया, रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया. इसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म को हम लोग सिग्नल का नाम देते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड वेव. उस साउंड वेव को मेरे फोन ने रिसीव किया और उसको किस में कन्वर्ट किया है? इन विच फॉर्म इट हैज कन्वर्टेड इट फर्स्ट? Electrical. इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म. और उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को उसने एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाया और फिर वो वापस उसको वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे की तरफ भेजा. सो दिस कन्वर्टिंग माय साउंड वेव इनटू अ इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड अ सिग्नल. समझा व्हाट आई सेड? क्लियर? Yes. ओके, नाउ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा? क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? वो एक्चुअली कैसा होता है, वो डिस्टरबेंस को रिसीव करता है. इट जस्ट रिसीव द डिस्टरबेंस और वो डिस्टरबेंस को रिसीव करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर सिग्नल, सी वाटर वेव्स, वो उसको उस हिसाब से उसके एम्पलीट्यूड को डिजाइन कर देता है. दिस इज हाउ इट गोस. लाइक जैसे कि आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हो तो कैसे रिकॉर्ड होती है? जब आप कुछ बोलते हो तो वो अंदर उसका सिस्टम ऐसा होता है कि अकॉर्डिंगली वो वैसे सिग्नल्स अंदर क्रिएट करते जाता है. जो भी जितना, अगर मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ तो वो उस हिसाब से उस एम्पलीट्यूड का सिग्नल अंदर क्रिएट करता जाएगा. दिस इज हाउ इट गोस. मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे वेव को अंदर ले रहा है, वो ऐसा कर रहा है कि मैं जो भी बोल रही हूँ उसी फॉर्म का वेव वो अंदर क्रिएट करता जा रहा है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म. सो वो थोड़ा सा और डिटेल में आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो ये एप्लीकेशन आप समझोगे कि हाउ इट गोस एग्जैक्टली. फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, योर सेल फोन इज कन्वर्टिंग दैट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. उसी टाइप का, उसी स्ट्रेंथ का सिग्नल अंदर क्रिएट हो रहा है और वही सिग्नल उठाकर हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर सेट किया जाता है सो दैट इट कैन ट्रांसमिट अहेड. ठीक है? नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी ऑफ टू टाइप. दो टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑब्जर्व किए गए हैं. वन इज एनालॉग सिग्नल एंड वन इज डिजिटल सिग्नल. किसी ने सुना है व्हाट इज एनालॉग एंड व्हाट इज डिजिटल? एनालॉग कंप्यूटर सुना है. एनालॉग क्रेस्ट एंड ट्रफ रहता है और डिजिटल में बाइनरी नंबर्स रहते हैं. यस, सी एनालॉग का मतलब होता है कि इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग. जैसे आपने अपना साइन वेव देखा है. साइन वेव कैसा होता है? इट गोज 0 1 2 3 4 5, फिर 5 से कम होना स्टार्ट होगा, 4 3 2 1. देखा एक साइन वेव कैसा होता है? समझ रहे हो मैं क्या Yes. कह रही हूँ? सो साइन वेव टाइप ऑफ वेव जिसमें कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा. दैट सिग्नल्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एनालॉग सिग्नल. मतलब अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज एनालॉग तो बोलना है सिंपली कि कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलता है. एंड व्हाट इज डिजिटल? डिजिटल जो है आपका कंप्यूटर डिजिटल पे काम करता है. इट डोंट वर्क्स ऑन एनालॉग. उसको एनालॉग की भाषा समझ में ही नहीं आती. कंप्यूटर के पास दो ही लैंग्वेज है. अगर आप कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी. कंप्यूटर्स को दो ही भाषा समझ में आती है, 0 and 1. 0 1. Yes. इससे ऊपर उसको कुछ समझता नहीं है. 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई. 0 मीन्स High, लो, 1 yes. मीन्स हाई. वो सिर्फ दो ही बातों को समझता है. तो जब दो ही सिग्नल्स पे काम करना है, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई. सो जब ऐसे सिर्फ दो सिस्टम पे वो काम करता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिजिटल सिग्नल.
बहुत सारे डिजिटल सिग्नल है। आप जो आपके स्टेशन पे आपने वो वॉचेस देखी है एलईडीज की, रेड कलर की जो वॉचेस होती है, Yes. वो भी डिजिटल सिग्नल पे काम करती है। जिस एलईडी को हाई कर देते हैं वो जलता है, जिस एलईडी को लो कर देते हैं वो बंद हो जाता है। दिस इज हाउ इट गोस। सो वो सिर्फ दो ही भाषा समझता है, एक हाई और एक लो। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? Yes. So there is no one in Yes. between. 0.5 जैसा कुछ नहीं होता, either it is high, either it is low, और उस हिसाब से वो डिजाइन रहता है अंदर। लाइक अभी तो आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर पढ़ाई करते हो, तब आपको और अच्छे से समझेगा कि जब आप कंप्यूटर्स में कीबोर्ड पे जब आप कुछ लिखते हो तो अंदर कितने सारे प्रोसेस होते हैं कीबोर्ड को वो समझाने के लिए। आपका कंप्यूटर बीइंग अ मास्टर वो सिर्फ एक डब्बा है, जब तक आप उसको इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करते। आप वो अपने हिसाब से कुछ चाहे करना, वो चीज नहीं हो सकती। मतलब इट इज नॉट स्मार्टर देन एन ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें खुद करता है। बट कंप्यूटर का ऐसा है कि जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा। तो जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड से जब आप कुछ टाइप करते हो, इवन ऑन योर सेल फोन जब आप कुछ टाइप करते हो, तो उस चीज को पहले आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम है, उस चीज को पहले वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 1 के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे आपकी लैंग्वेज, आई एम स्पीकिंग हिंदी, इंग्लिश, someone is speaking Telugu, someone is speaking another language। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको दूसरी भाषा समझ में ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज सम साउथ इंडियन पीपल, उनके सामने अगर आप हिंदी बोलोगे तो उनको हिंदी नहीं समझेगा, तो आपको उनको उनके ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। सेम इज विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है और कुछ नहीं समझता। तो मैम वो काम कैसे करता है हमारे लैंग्वेज के हिसाब से? जब आप उस पर कुछ टाइप करते हो, देयर इज अ सिस्टम इनसाइड जो उस चीज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, एंड दैट इज वेरी फास्ट। वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और उसको और फास्टर किया जा रहा है। हम बोलते हैं ना कि किसी का लैपटॉप स्लो काम करता है, किसी का लैपटॉप फास्ट काम करता है, यही सारे रीजन है। जो लैपटॉप फटाफट काम करते हैं, फास्टर काम करते हैं, उनका सिस्टम कन्वर्शन बहुत अच्छा होता है। वो फटाफट आप जो भी टाइप कर रहे हो वो फटाफट फटाफट कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाएगा। सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल, दैट इज 0 and 1, दैट इज लो एंड हाई। जब लो होगा वो कुछ दिखाएगा, जब वो हाई होगा तो कुछ दिखाएगा। सो ये पूरा सिस्टम जो है वो लो और हाई के टर्म पे ही चलता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? Students, are you clear what I'm trying to say? Yes. 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 So analog signal is your electrical signal। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी पे आपकी चीजें चलती है। सो एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन दिखाता है, 0 1 2 3 4 5, 0 1.5 2 3 2.5 3 3.5, ऐसे जो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन हो रहा है दैट इज एनालॉग सिग्नल। जो कंटिन्यूअसली चेंज हो गया, फिर एक हाई लिमिट तक जा रहा है, फिर वहां से लो होना शुरू कर रहा है, फिर लोअर लिमिट तक जा रहा है, फिर हाई होना शुरू हो रहा है। बट Example. डिजिटल AC signals, AC signal is your analog signal, Yes. ठीक है? And when you talk about 0 1 0 1, that is computer language, that is the digital signal। आपकी कुछ watches digital signal पे काम करती है। So there are many appliances who works on digital signal and there are many appliances who works on AC signal, that is analog signal। Okay, so this is how it goes। But your computers and your mobile phones, this system mostly work on the digital signals। इनको डिजिटल भाषा ही समझ में आती है, कि एनालॉग भाषा को नहीं समझ सकते। आप अगर इनको बोलेंगे कि कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करो तो इनको आपको इनके लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा कि एक बार आपको ऑफ होना है, एक बार आपको ऑन होना है, एक बार आपको ऑफ होना है। मतलब एक बार आपको लो होना है, एक बार आपको हाई होना है। वो आपने फ्लक्चुएटिंग एलईडीज देखा है, शादी वगैरह में लगाया जाता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, एक ऑन होता है। ये भी उनको इसी हेल्प से समझाया जाता है। दे ऑल्सो वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स। जब उनको इंस्ट्रक्शन जिस टाइम पे उनका टाइम सेट किया जाता है, जिस टाइम पे उनको हाई बोला जाता है वो जलते हैं, जिस टाइम के लिए उनको लो बोला जाता है वो ऑफ हो जाते हैं। तो वो भी डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। समझ में आया व्हाट इज एनालॉग एंड व्हाट इज डिजिटल? समझा सबको? Yes. 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 Okay, I'm showing you something on my screen, just look at the part। Can you see my screen?
Can you see it? Yes. Yes. Is the, as you can see, it is continuously fluctuating. देख रहे हो? This is your, this part is your analog signal. And ये देखो, ये 0 है, फिर सीधा हाई हो गया, फिर 0 है, फिर हाई हो गया. So this is a type of digital signal. समझे? Yes. समझा what I said? Yes. Okay, go ahead. Whoever was reading. Commonly used terms in electronic communication system. Following terms are useful to understand any communication system or signal. The information converted into electrical form that is suitable for transmission is called signal. In a radio station, music and speech are converted into electrical form by microphone for transmission into space. This electrical form of sound is the signal. A signal can be analog or digital as shown in figure 13.7. First, analog signal. A continuously varying signal is called an analog signal. Since a wave is a fundamental analog signal, sound and picture signals in TV are analog in nature. Digital signal, a signal that can have only two discrete values, is called a digital signal. For example, a square wave is a digital signal. It has two values, 5 volt and 0 volt. Now ये plus 5 volt, wait. ये plus 5 volt is known as high signal and 0 volt is known as low signal. So इसको दो ही भाषा समझ में आती है. जब plus 5 होगा तो वो उसको high consider करेगा, मतलब 1 consider करेगा. और जब 0 होगा तो वो उसको 0 consider करेगा, that is low consider करेगा. समझ में आया what I said? समझा? Yes. So 0 and 1 is a language of a computer. जब आप उसको plus 5 volt दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ओके ये सबसे मैक्सिमम है तो इसको मेरे को 1 कंसिडर करना है, मतलब ये टाइम पे मेरे को ऑन रहना है. और जब आप उसको 0 दोगे तो उसको समझेगा कि ओके इसको मेरे को 0 कंसिडर करना है, ये टाइम पे मेरे को लो रहना है. समझा व्हाट आई सेड? स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes. ओके, गो अहेड. Transmitter. A transmitter converts the signal produced by a source of information into a form suitable for transmission through a channel and subsequent reception. Transducer, a device that converts. नाउ वेट. व्हाट इज ट्रांसमीटर? जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को और एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि सिग्नल आगे की तरफ जा सके. जैसे कि आपका फोन जो है वो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है और उसको एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसका मॉड्यूलेशन कर रहा है. मॉड्यूलेशन का मतलब मैंने बता दिया, चेंजेस. अगर उसको लगता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना चाहिए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना चाहिए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करेगा. तो ट्रांसमीटर का काम है कि रिसीव करो, अरे मैसेज को लो और उसको प्रॉपरली एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर आगे की तरफ भेजो. समझा व्हाट आई सेड? आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. ओके, गो अहेड. Transducer, a device that converts one form of energy into another form of energy is called transducer. For example, a microphone converts sound energy into electrical energy. Therefore, a microphone is a transducer. Similarly, a loudspeaker is a transducer which converts electrical energy into sound energy. नाउ ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे कि मैं जब यहाँ से बोल रही हूँ तो उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला आपका माइक्रोफोन है आपके मोबाइल का. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांसड्यूसर. ओके, लेट मी जस्ट टेल मी, जब आप माइक में बोलते हो और वो स्पीकर से निकलता है तो वहां पर कौन सा मॉड्यूलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? व्हाट डू यू फील? Amplitude modulation. यस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है. ओके, क्योंकि वो उसके एम्पलीट्यूड में, उसके एनर्जी में चेंजेस करता है. ठीक है, ट्रांसड्यूसर समझा सबको? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझा? Yes. ओके, गो अहेड विद रिसीवर. Receiver, the receiver receives the message signal at the channel output, reconstructs it in recognizable form of the original message for delivering it to the user of information. नाउ रिसीवर इज समथिंग व्हिच रिसीव्स द सिग्नल. मैंने आपको बताया रिसीवर का काम सिर्फ रिसीव करना नहीं है, उसके अंदर से उसको जिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाया है उसमें से ओरिजिनल सिग्नल को निकालकर जो भी पर्सन उसको रिसीव करने वाला है उसको देना है. समझे व्हाट आई सेड? क्लियर हुआ सबको? Yes. गो अहेड. Noise, a random unwanted signal is called noise.
The source generating the noise may be located inside or outside the system. Efforts should be made to minimize the noise level in a communication system. Now what is noise? That is disturbance. बारिश हो रही है, बारिश की वजह से आपका स्ट्रेंथ लॉस हो गया सिग्नल का, that creates a noise. Noise का मतलब है किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस, वो सिस्टम के अंदर की वजह से भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर की वजह से भी हो सकता है. So it is unwanted disturbance, I can say, जो आपके ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है. Go ahead. Attenuation, the loss of strength of the signal while propagating through the channel is known as attenuation. It occurs because of the channel distorts, reflects and refracts the signal as it passes through it. Now attenuation, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ लॉस हो गया, मैंने कुछ बोला और आप तक आधी चीज पहुंची, सो वो जो लॉस हुआ है उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं, एंड दैट कैन बी ऑफ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. सो बारिश एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है एटेन्यूएशन का. गो अहेड. दैट इज लॉस का. Amplification is the process of raising the strength of signal using a electronic circuit called amplifier. नाउ जब आप माइक में बोलते हो और आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एम्पलीफायर का बहुत बड़ा रोल होता है. एम्पलीफिकेशन क्या करता है? एम्पलीफिकेशन प्रोसेस क्या है? इसमें आपका जो मशीन है विच इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर, वो आपके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है या उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देती है. ठीक है, गो अहेड. Range, the maximum distance between a source and a destination up to which the signal can be received with sufficient strength is termed as range. Now मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज रेंज. रेंज इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आपको प्रॉपर्ली सफिशिएंट वे में सिग्नल रिसीव हो सकता है. गो अहेड. Bandwidth, the bandwidth of an electronic circuit is the range of frequencies over which it operates efficiently. Now bandwidth वो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए आपका मोबाइल फोन काम करता है. जब पबजी स्टार्ट हुआ था सारे के सारे फोन उसको सपोर्ट करते थे क्या? No. When PUBG started, when a game like PUBG started, क्या सारे के सारे फोन उसको सपोर्ट कर पाते थे क्या? बोलो. No. No. Even for the girls, कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो आपका फोन सपोर्ट नहीं कर पाता. रीजन ये है कि आपके फोन के काम करने की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं. अगर आप उससे उस सिग्नल से कम या उस फ्रीक्वेंसी से कम या उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा को यूज करने की कोशिश करते हो तो आपका फोन उस पर सपोर्ट नहीं करेगा. जैसे कि जब अभी भी पीपल आर यूजिंग 4G, अगर आप 3G मोबाइल में 4G सिम कार्ड डालोगे तो आपका फोन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके खाने की कैपेसिटी 2 रोटी की, आप उसमें 5 रोटी डालने की कोशिश करोगे तो वो नहीं काम कर सकता उसके साथ. सो इवन 3G फोन कैन नॉट वर्क विद 4G बिकॉज 4G का जो बैंडविड्थ होता है वो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द 3G. तो आपका फोन या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिमिट में ही काम करता है, जिसका उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से वो काम करना शुरू करेगा और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहां तक वो ऑपरेट कर सकता है. अगर आपने उससे ऊपर देने की कोशिश की तो आपका फोन उस चीज को ऑपरेट नहीं कर पाएगा. सो वो जो रेंज है जिसमें आपका अप्लायंसेस काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. समझा व्हाट आई सेड? आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes. ओके. सो मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेंज है उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं. गो अहेड. मॉड्यूलेशन. We'll complete this chapter and then we will end up. It will take 5 minutes more. Go ahead. Modulation, the signals in communication systems are low frequency signals and cannot be transmitted over large distance. In order to transmit the signal to large distance, it is superimposed on a high frequency wave called carrier wave. This process is called modulation. Modulation is done at the transmitter and is an important part of communication system. मैंने आपको ऑलरेडी मॉड्यूलेशन के बारे में समझाया है काफी बार, तो ऐसा कुछ है इसमें समझाने लायक जो नहीं वापस रिपीट करूं मैं? ये समझा है? Yes. मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या है? मैंने जैसे कि बोला, व्हेन आई एम स्पीकिंग वो एनर्जी आप तक डायरेक्ट नहीं जा सकती क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी की है. आपका ट्रांसमीटर, आपका फोन क्या करता है? उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठाता है, दैट इज मॉड्यूलेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी को, और फिर वो सुपर इम्पोज करके मतलब बिठाकर वो आप तक लेकर जाता है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप तक मेरी एनर्जी पहुंचने का. समझ रहे हो?
समझा है सबको? Yes. Yes. जिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को उसको वो बिठाता है, उसको हम कैरियर वेव के नाम से भी जानते हैं. ओके, गो अहेड. डीमॉड्यूलेशन. Demodulation, the process of regaining signal from a modulated wave is called demodulation. This is the reverse process of modulation. ये भी मैंने समझा दिया है कि डीमॉड्यूलेट करना मतलब क्या है. पहले मैंने उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठा दिया, अब मैं उसमें से वापस मेरा इंफॉर्मेशन रीगेन कर रही हूँ. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन. दैट इज मॉड्यूलेशन का उल्टा. मॉड्यूलेशन में हम बिठा रहे थे, डीमॉड्यूलेशन में हम वापस ओरिजिनल में से निकाल लेते हैं. गो अहेड. Repeater, it is a combination of transmitter and a receiver. The receiver receives the signal from the transmitter, amplifies it, transmit it to the next repeater. Repeaters are used to increase the range of communication system. नाउ व्हाट आर रिसीवर्स, रिपीटर्स. देखो मैंने आपको बताया, एक जगह ट्रांसमीटर था, उसमें ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया. अब क्या होगा, आपको और आगे उसको ट्रांसमिट करना है, तो वही रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करने के बाद वापस उसको एम्पलीफाई करेगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और वापस वो आगे की तरफ उसको ट्रांसमिट कर देगा. सो इस तरीके से बहुत सारे एंटीनास यूज करके आप अपनी सिग्नल को दूर तक भेज सकते हो. तो रिपीटर्स आर दोस्त जो रिसीव करते हैं, जिसने पहला जो है वो ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट से उसको ट्रांसमीटर से आया हुआ सिग्नल वो रिसीव करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं और वापस आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रिपीटर्स, जिसमें कंटिन्यूसली बहुत सारे एंटीनास को यूज करके सिग्नल को आगे आगे की तरफ भेजा जाता है. समझा यहाँ तक सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन? डू यू हैव सम डाउट टिल हियर? Okay, we'll go ahead with the last part, that is modulation. Modulation, as mentioned earlier, an audio signal has lower frequency greater than 20 kilohertz. Low frequency Less than. signal, sorry, It less is than less than. 20 kilohertz. Low frequency signals cannot be transmitted over large distance. Because of this, a high frequency wave called carrier wave is used. Some characteristics of the wave is changed in accordance with the amplitude of the signal. This process is known as modulation. Modulation also helps avoid mixing up of signals from different transmitters, as different carrier wave frequencies can be allotted to different transmitters. Without the use of this wave, the audio signals, if transmitted directly by different transmitters, would have got mixed up. Modulation can be done by modifying. Listen, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग जूम यूज कर रहे होंगे, बट फिर भी हम लोगों का सिग्नल एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो कोई और एक पर्सन जूम यूज कर रहा है तो उसका और मेरा सिग्नल मिक्स हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है. दिस नेवर हैपेंस. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कैरियर वेव. वो उसका सिग्नल जिस कैरियर वेव पे बैठा है और मेरा सिग्नल जिस कैरियर वेव पे बैठा है, वो दोनों अलग अलग रेंज के हैं. दैट इज द रीजन कि ये दोनों वेव्स कभी एक दूसरे में मिक्स होकर एक जगह का इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर नहीं जाता. तो कहीं ना कहीं कैरियर वेव सिर्फ और सिर्फ मेरे सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम कर रहा है कि हमारा जो भी मैसेज है वो दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं कर रहा है, दूसरे मैसेजेस को मेरे कैरियर वेव में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है. सो दिस आर सम अदर प्रोसेसेस आल्सो these are some other things also which my carrier wave is doing. So it is a good way to transmit the signal. Go ahead. Modulation can be done by modifying first amplitude, second frequency, and third phase of the carrier wave in proportion to the amplitude or intensity of the signal wave, keeping the other two properties same. Now modulation can be of modulation can be of three types. फ्रीक्वेंसी को चेंजेस किया तो फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हुआ है, एम्पलीट्यूड को चेंजेस किया तो एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हुआ है, और अगर फेज को दैट इज एंगल को चेंज किया सो दैट इज कॉल्ड एज एंगल का मॉड्यूलेशन, दैट इज फेज का मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन तीन तरीके से हो सकता है किसी भी वेव का, या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, या तो आप उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दो, या तो उसका एंगल चेंज कर दो. तो इस तीन तरीके से मॉड्यूलेशन किया जाता है. प्रीफरेबल मॉड्यूलेशन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन इतना यूजफुल नहीं होता हमारे लिए. गो अहेड. In figure 13.9, A shows a carrier wave and B shows the signal. The carrier wave is a high frequency wave while the signal is a low frequency wave. Amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation of a carrier waves are shown in figure 13.9, C, D, and E respectively. Amplitude modulation, AM, is a simple
is simple to implement and has large range. It is also cheaper. Its disadvantages are first, it is not very efficient as far as power usage is concerned. Second, it is prone to noise, and third, the reproduced signal may not exactly match the original signal. In spite of this, these are used for commercial broadcasting in the long, medium, and short band. Now wait. See, just first look at the diagram which I'm showing in the camera. Can you look at the diagram? Yes. दिख रहा है? Yes. This A is the original signal. ठीक है? B उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया है. C देखो, उसका C में एम्पलीट्यूड का चेंजेस किया है. दिख रहा है? कैन यू सी द चेंजेस? जहां पर लो है वहां पर चेंजेस नहीं हुआ है, जहां पर हाई है वहां पर चेंजेस हुआ है. B का हाई पार्ट देखो, दिख रहा है? Yes. Yes. दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अब नीचे D वाला देखो, Frequency mod. D में देखो, Frequency. यस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. जहां पहले वेव में सिर्फ 2 ही थे, यहाँ पे D वाले में 3 हो गए. दिख रहा है? Yes. Yes. एंड E वाला देखो, Phase modulation. जहां पर हाई था, ये वाला पार्ट देखो, दिस वन. इसको और इसको कंपेयर करो. हाँ, ये अपना ओरिजिनल वाला है. इसको, इस ओरिजिनल वाले को और इसको कंपेयर करो. देखो, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया. समझ में आया? अब इसको, ये ओरिजिनल वाला और इसको देखो, यहाँ पर इतने दूर में सिर्फ 2 वेव्स है, यहाँ पर कितने हो गए देखो, 1 2 3. फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया. समझ रहे हो? समझाओ? Yes. Yes. और अब ये वाला देखो, ये देखो, यहाँ पर फेज चेंज हो गया. पहले यहाँ पर दिस इज एट हायर पॉइंट, एंड ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया है? इसी पॉइंट पे ये क्या हो गया है? लोअर पॉइंट. एंगल चेंज हो गया ना, ये 90 डिग्री पे और ये कहाँ नीचे की तरफ आ गया है. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो Yes. बच्चों. Yes. ये फेज वाला Yes. समझा? Yes. ये बताओ, साइन वेव के हिसाब से कौन सा एंगल पे है ना? साइन वेव में मैक्सिमम कौन सा एंगल पे होता है? 90. 90. 90. इसी जगह पर ये वाला कौन सा एंगल पे है? 0. 0. 0 पे. ये नहीं है. ये पॉइंट देखो, नीचे वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम लोअर लिमिट है. Yes. साइन का मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पर जाता है? पहला नेगेटिव कहाँ पर 180. जाता है? 180. 180. देखो 180. कितने का फेज चेंज हो गया. ये 90 है, ये 180 है, थोड़ा पूरा 90 का चेंजेस हो गया है कि नहीं? Next, Okay. next. Yes. Yes. मैम वो 0 पे आया. सो दिस इज कहाँ पे? ओके, ये लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो क्या तुम? Yes. मैं उससे Yes. थोड़ा सा आगे देख रही हूँ. मैंने ये लाइन, ये वाला पार्ट देखने के लिए बोला. दिख रहा है? ये मैक्सिमम वाला और ये यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम वाला. Yes. समझे? Yes. Yes. So first one is the amplitude modulation, second is frequency modulation, and third is your, what I can say, phase modulation. Phase modulation. Now, amplitude modulation is not that good. Matlab, it is, first of all, it takes lots of, it's not that cheaper, okay? And power concern बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा power loss करता है. वापस अगर आप चाहो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके उसका ओरिजिनल सिग्नल निकालने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाता. सो इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज्यादा जगहों पर यूज नहीं किया जाता. बट हाँ, माइक वगैरह में जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, उसका अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ऐसी जगहों पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं. Go ahead with the frequency modulation first. Frequency modulation is more complex as compared to amplitude modulation, and therefore is more difficult to implement. However, its maintains advantage is that it produces the original signal closely and is less susceptible to noise. This modulation is used for high quality broadcast transmission. Now देखो, frequency modulation जो करना है ये काफी easy नहीं होता amplitude modulation जैसा, but इसकी advantages ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारी जगहों पर इसको यूज करना प्रेफर करते हैं. Go ahead with the phase modulation. Phase modulation is easier than the frequency modulation. It is used in determining the velocity of a moving target, which cannot be done using frequency modulation. फेज मॉड्यूलेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है. सी एंगल का चेंजेस होता है और उसमें इसका यूज मोस्टली वेलोसिटीज को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसमें जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम नहीं कर सकते. तो फेज मॉड्यूलेशन के हेल्प से उसके एंगल का चेंजेस ऑब्जर्व करके
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो फाइंड करके उसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फेज मॉड्यूलेशन का काम मोस्टली वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। समझा यहाँ तक सबको? किसी को कुछ डाउट है? मैम बोलो। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बताओ ना फिर से। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने ट्रांसमिट करने की कोशिश की तो वो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां तक वो रिटर्न बैक होगा। उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल योर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज 30 मेगाहर्ट्ज। सो 30 मेगाहर्ट्ज से अगर आपने ऊपर की फ्रीक्वेंसी पास करने की कोशिश की तो आयोनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। So it is that maximum frequency which can be reflected back from the ionosphere. समझे? वो आपका Yes, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। So critical frequency is that maximum frequency which can be reflected from the ionosphere. Anything else? Skip distance zone समझा है सबको? जहां पर रिफ्लेक्शन होगा बट रिसीविंग नहीं होगी उस रेंज में। क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ Yes. प्रॉब्लम है चैप्टर में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, सो